अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवेश और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। जब सरकारें आत्ममुग्धता में लीन हो, उस वक्त गांव, गरीब, मजलूम, पीड़ितों का दर्द को सुनना समझना ये हमारा और आपका सबका नैतिक कर्तव्य है। ये जानना चाहिए कि हमारे पास पड़ोस की क्या तकलीफ है और लोग इस विपत्ति के बाद कितनी भयानक तकलीफ में गुजर रहे हैं। मैं नियमित आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप अपने प्रदेश के, अपने पड़ोस के, अपने जानने वालों के, अपने राज्य के नागरिकों की पीड़ा के साथ खुद को जोड़ सकें। यह एहसास कर सकें कि जो तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, दरअसल तस्वीर वैसी नहीं है, तस्वीर बहुत भयानक है। तस्वीर के ऊपर प्रचार का मुलम्मा चढ़ाकर दरअसल वास्तविक तस्वीर को छिपाने की कोशिश ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि जो लोग इस वक्त गांव, गरीब, मोहल्ले में पड़े हुए हैं वो बेबस हैं, लाचार हैं। तब जब कोरोना की भयानक महामारी आई तो ये बिना इलाज के मारे गए, ये बिना ऑक्सीजन के मारे गए, ये एम्बुलेंस के इंतजार में मारे गए, ये दवा और इंजेक्शन के अभाव में मारे गए लोग हैं। अब जब ये तबाही गांव से भी गुजर चुकी है, शहर होते हुए, शहरों को शमशान बनाने के बाद जब गांव को इसने नरक बना दिया, तो अब जब स्थिति बाढ़ जाने के बाद जब आप किसी जगह का मुआयना करने जाते हैं तो उसकी विभीषिका का एहसास आपको तब होता है कि तबाही का स्तर कितना भीषण और व्यापक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा सर्वे या ऑडिट स्टार्ट नहीं किया है जिसके जरिए यह पता कर सकें हम उत्तर प्रदेश के भीतर कि कोरोना की यह त्रासदी कितनी भयानक, कितनी भीषण, कितनी बड़ी और कितनी बड़ी आबादी को प्रभावित करके गया है। लोगों के समक्ष दुखों का, तकलीफों का अंबार लगा हुआ है। उनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। ऐसी ऐसी कारुणिक कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं कि हम आप दिन भर उस गम में डूबे रह जाएंगे। उनकी मदद नहीं हो पा रही है। मैं फिर कहता हूं, कोरोना विज्ञान से हारेगा, विज्ञापन से नहीं हारेगा। कोरोना को डॉक्टर और एक्सपर्ट्स हराएंगे, विशेषज्ञ हराएंगे, आपके बयान नहीं हरा सकते हैं। किसी भूखे पेट को आपके बयान से उसकी भूख नहीं खत्म होगी। उसकी भूख खत्म होगी उसको मिले हुए राशन से, उसको मिल रही सुविधाओं से। मैं आपको एक नहीं दो ऐसी कारुणिक घटनाएं आज बताऊंगा जो आपका कलेजा छल नहीं हो जाएगा। ये 3 मासूम बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये बेहद गरीब परिवार के, ये 3 छोटे छोटे अबोध बच्चे जो रोते रहते हैं हर वक्त। इनके पिता टैक्सी चलाते थे झांसी में। टैक्सी चलाकर अपने छोटे से परिवार का लालन पालन करते थे। उनकी एक बूढ़ी मां, पत्नी और ये 3 बच्चे और पिता। कोरोना की इस त्रासदी में शेखर की मृत्यु हो गई। शेखर मतलब इन बच्चों के पिता। बहुत ही गरीब परिवार है। रोज टैक्सी चलाते थे, कुछ कमा के लाते थे और इन बच्चों को खिलाते थे, अपने माँ बाप की सेवा करते थे। शेखर की मृत्यु हो गई। शेखर की पत्नी सीमा को भी कोरोना था। बिना इलाज के सीमा मर गई, तड़प तड़प कर मर गई। माँ बाप का साया इनके सर से उठ गया। कुछ दिनों के बाद शेखर के पिता की भी मृत्यु हो गई। इस घर से 1, 2 नहीं 3 अर्थियां उठी। आज ये बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब कोई शेखर बचा नहीं। इनका कोई पिता नहीं है जो शाम को इनके लिए टॉफ़ी या चॉकलेट लेकर आता। कोई माता भी ऐसी नहीं बची जो इनको प्यार से रात में अपने पास चिपका के सुला लेती या इनको खाना बनाकर खिलाती। ये बच्चे पूरी तरह से अनाथ, तबाह और बर्बाद हो गए। छोटा बेटा जिसको आप देख रहे हैं, ये दिन भर अपने घर के भीतर अपनी माँ को ढूंढता रहता है। हमारे रिपोर्टर जब आप पहुंचे तो उनसे भी कह रहा था कि मेरी माँ अंदर होंगी। उसको एहसास ही नहीं कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। नहीं है दुनिया में। वो घर के भीतर अपनी माँ को ढूंढता रहता है और जब वो नहीं मिलती तो खूब फूट फूट कर रोता है। फिर अपनी दादी से लिपट कर रोता है और पूछता है मेरी माँ कहाँ है। और त्रासदी देखिए कि बूढ़ी दादी बेचारी दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करती है और किस मुसीबत से 3 बच्चों को पाल रही है।
क्या इनकी तकलीफ को आप समझ सकते हैं? क्या सरकार के चमकते हुए विज्ञापन इन बच्चों की भूख को शांत कर सकते हैं? क्या सरकार के चमकते हुए बयान इन बच्चों को दिलासा दे सकते हैं कि कोई है जिसे इनकी फिक्र है, इन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या इन बच्चों की तकलीफ का कोई अंत है? वो आज भी अपने घर के भीतर अपनी मां को ढूंढता है और फिर रोता है। एक बूढ़ी दादी बेचारी ना हो तो इनका जीवन कैसे चलेगा? वो भी झाड़ू पोछा कितने दिन करेगी ये महिला? सरकार कहती है कि हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं, अनाथ बच्चों तक जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये तस्वीर देखकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम इतने पत्थर दिल हो गए हो कि तुम्हें ये दिखता नहीं है इन बच्चों की तकलीफ, इनकी पीड़ा का तुम्हें एहसास नहीं है? या अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हमारे नेता इतने जालिम हो गए हैं कि वो लाशों के ढेर पर खड़े होकर बयान देते हैं कि ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल तो ये परिवार क्या मंगल ग्रह का है? क्या ये परिवार किसी दूसरे देश का है? क्या ये पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं? ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, झांसी के बच्चे हैं। खाने पीने का तो संकट है ही, आगे की शिक्षा कैसे होगी कुछ नहीं पता। सरकारी योजनाएं झूठी और बकवास हैं, वो सिर्फ फाइलों में है। अगर फाइलों में नहीं होती तो आज इन बच्चों के चेहरे पर कुछ चमक होती, कुछ उम्मीद की रोशनी होती। इनके बुझे हुए चेहरे, गम में डूबी हुई आंखें और खाली पेट। हमारे संवाददाता इतने द्रवित हुए, पास की दुकान से कुछ सामान खरीद कर इस घर को देकर आए। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश के लोगों की। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं जब मैं लोगों की तकलीफों को बांटता हूं। सरकार कहती है कि मैं लोगों को डराता हूं। मैं डराता हूं या मैं हकीकत को दिखाता हूं? निर्णय आपको करना है बहनों भाई। क्या ये रोते बिलखते लोग, ये अनाथ बच्चे, क्या इनको हम मरने के लिए छोड़ दें? क्या इनकी तकलीफों को ना दिखाएं और ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का नियंत्रण बहुत अच्छे से कर लिया गया? अगर अच्छे से कर लिया गया तो आज इनकी हालत क्यों है? क्यों ये बर्बाद हो गए और इनको कोई पूछता क्यों नहीं? इनका कसूर क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में पैदा होना इनका कसूर है? शायद इनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। इनकी तकलीफ को कौन बांटेगा? क्या नेता बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। यहां का विधायक इनके मोहल्ले में झांकने भी नहीं गया। झांसी का सांसद इनका वोट लेने के बाद इनके मोहल्ले में दिखाई नहीं पड़ा। सरकार का कोई अफसर इनके यहां गया नहीं। दादी सुबह जाती है दूसरों के घर, झाड़ू पोछा बर्तन करके थोड़े पैसे के थोड़ा किसी किसी के घर से खाना लेकर आती है। दूसरों के घर का जूठा खाना ही बच्चे खाते हैं। और सरकार चाहती है कि यह बताया जाए कि सब बेहतर है। मेरा मन बहुत ही उदास है, दुखी भी है, और उसके बहुत बड़े कारण आप लोग स्वयं हैं। आप में से बहुत कम लोग इस त्रासदी पर बोलना चाहते हैं, लोगों की तकलीफ नहीं बांटना चाहते हैं। इतने बुरे हालात के बाद भी आप अभी भी बटे हुए हैं। आप अपने ही लोगों के गम में शरीक नहीं होना चाहते। ईश्वर न करे कि ये आपके घरों पे इस प्रकार की तस्वीर हो, आपके बच्चे अनाथ होकर दर दर की भीख मांगें और आपके बूढ़े माँ बाप दूसरों के घर पे चौका पोछा झाड़ू और बर्तन साफ करें। कल्पना करो कि आपको तो अच्छा जीवन मिला, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन तीनों बच्चों की हिफाजत करे, इनकी शिक्षा देखे, इनका लालन पालन करे? सरकारें किस लिए होती हैं? जन कल्याण के लिए। भारत के लोकतांत्रिक संविधान में यह अवधारणा है, सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं। पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं हम, और उस पब्लिक वेलफेयर स्टेट में अरबपति करोड़पति नेता और अधिकारी जनता की लाशों के ढेर पर खड़े होकर अट्टाहास कर रहे हैं, और ये गरीब परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। यह मेरे लिए भी शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए भी शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी शर्म की बात है, और उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के लिए शर्म की बात है कि ये बच्चे भूखे हैं।
इन बच्चों की तरफ किसी ने मुड़ के नहीं देखा। ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये जीवंत प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तबाही और बर्बादी कितनी भयानक है। इसकी पीड़ा का एहसास वही कर सकता है जो इससे गुजर रहा है, जो इसको महसूस कर रहा है और जिसमें मानवता और इंसानियत बाकी है। जिनकी इंसानियत मर गई है, जिनकी मानवता मर गई है, जिनका कलेजा पत्थर का हो गया और जो सत्ता के भूखे लोग हैं, उनको ये जनता कभी नहीं दिखेगी। उनके लिए जनता एक वोट है। एक वोट देने के बाद आपके कोई महत्व 5 साल नहीं रहता। ये वही लोग हैं। और सिर्फ एक दल नहीं, अधिकांश राजनीतिक दल इसी प्रकार का आचरण रखते हैं जब वो सत्ता में होते हैं। ये हकीकत है हमारे राज्य की, और ये तस्वीर बताती है कि स्थितियां कितनी विकराल हैं। हम फिर भी नहीं संभलना चाहते। गांव के लोगों की जब ये मैं तकलीफें दिखाता हूं और बताता हूं, हमारे संवाददाता अब तक 2200 से ज्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं। हम चीख चीख के पिछले 2 महीने से आपको बता रहे हैं कि गांव में बर्बादी है। जाओ जरा देखो तो इनकी तकलीफों को। पर आप में से भी अधिकांश लोग जो रिसोर्सफुल हैं, जो साधन संपन्न हैं, इनकी मदद नहीं करना चाहते। वो अभी भी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इसमें बटी हुई कौम है। तो आप एक बटी हुई कौम है, इसलिए आज आपकी ये हालत है। आज शेखर के बच्चों की ये हालत है, कल को तुम्हारे बच्चों की भी यही हालत होगी। आज ये भीख मांग रहे हैं और इनकी बूढ़ी दादी झाड़ू पोछा कर रही है, कल को तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे और तुम्हारी दादियां भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी। ये तकलीफ किसी एक की नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, गांव का ऑडिट करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, ब्लॉक ब्लॉक, तहसील तहसील, आपको ऐसी कारुणिक कहानियां मिलेंगी कि आपका कलेजा चाक हो जाएगा। तकलीफ से भर उठेंगे आप। ये महा आपदा है और सरकारों का जो रुख है वो निहायत नकारात्मक, अफसोसनाक और निर्लज्जता से भरा हुआ है। जहां वो झूठे दावे और प्रचार और विज्ञापनों के सहारे सिर्फ अपनी राजनीतिक साख को बचाना चाहते हैं। वास्तविकता का सामना हमारी सरकारें नहीं करना चाहती। वास्तविकता बड़ी कठोर है, बड़ा कुरूप और विद्रूप चेहरा है, जो ये दिखाता है कि हम कितने पत्थर दिल हो गए। हम मतलब समाज और हम मतलब सरकार, जो किसी के दुख में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हर किसी को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हर कोई राजनीतिक दलों में बटा हुआ वोटर हो गया है। नागरिकता का बोध आप में समाप्त हो गया है। वरना आप इन बच्चों को देखकर जो नहीं, जिसकी आंख से भी आंसू नहीं निकला, वो इंसान कहलाने योग्य नहीं रह गया है। वो एक महज वोटर में तब्दील हो गया है। ये तकलीफ मन को व्यथित करती है। कुछ बयान सुनिए आप। पापा के बुखार उखार आवत रहे और डॉक्टर बोले मतलब टाइफाइड का बुखार है। पापा की टेंशन की वजह से उनको खत्म हुई। अब घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में अब सोचना है, अब देखना हम ही को है। अब जैसे मतलब भगवान चाहिए वैसे होगा। हमारे पापा पहले टैक्सी चलाते थे, इसीलिए उन्हें कोरोना हो गया था। कोरोना की बीमारी में वो खत्म हो गए थे। फिर माँ भी खत्म हो गई? हाँ, फिर माँ भी खत्म हो गई थी। हमारी माँ के पेट में पथरी थी, इसलिए वो खत्म हो गई थी। वैसे कर पा रहे हैं क्या? कोई इसका भी एक बेटा हो और उसकी माँ काम करने बच्चे के खातर जाने पड़ता है। बेटा जिन्हें भूखे थोड़ी रखे हैं। मेरे पास थोड़ी कचू है घर में, बच्चे को लगाए बैठी, कुछ नहीं है। हाथ मजदूरी वाले हैं बेटा हम लोग। तो पोछा करे आती, जूठन बर्तन ले आती, अपने बच्चों को खिलाती। कहा है मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे फादर की डेथ हो जाती है 24 अप्रैल को, और उसके बाद 14 मई को मेरे पास मैसेज आता है पापा के नंबर पे कि आपकी वैक्सीन हो गई है। शाम को 5:04 पे सेकंड डोज लग गई है। बूढ़ी माँ का, दादी का आपने बयान सुना होगा। दूसरों के घर से जूठा खाना लाती, तब वो बच्चों को खिलाती है बेचारी। उसमें कितना सामर्थ्य है 80 साल की इस बुजुर्ग महिला पे, और कितने दिन ये बच्चों को पाल पाएगी। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस परिवार तक पहुँचे हैं। हम इनकी मदद जारी रखेंगे। जितना भी हमारा व्यक्तिगत या चैनल का सामर्थ्य है, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। सरकारों ने मुंह मोड़ लिया, समाज ने निर्लज्जता की चादर ओढ़ ली, उद्योगपति अपने घर में छिपे हुए हैं,
विधायक और सांसद बेशर्म होकर अपनी अपनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बड़े ओहदे चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निभाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इस परिवार की सहायता कर सकें और करते रहेंगे। अशोक पांडे मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी मुझे शामिल हो चुके हैं इस डिबेट में।